डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। सो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें सबसे पहला है कि बेस्ट कैटालिस्ट हमको प्रोवाइड करना है ताकि ऑर्गेनिज्म को अच्छे से एंजाइम प्राप्त हो सके। सेकंड है ऑप्टिमल कंडीशन, ताकि एंजाइम अच्छे से काम करें और हमें प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में प्राप्त हों। थर्ड है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें प्रोटीन जो ऑब्टेंड किए गए हैं उनको प्यूरीफाई किए जाए और ऑर्गेनिक कंपाउंड को मार्केट में सप्लाई किया जा सके। सो बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर फील्ड में क्या काम आते हैं? 3 तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, हमारी फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जिसमें सबसे पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, कि केमिकल्स, इस तरह के केमिकल यूज़ किए जाएँ जो कि हार्मफुल ना हो। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जैविक खेती की ओर हमारा किसानों का रुझान हो। और थर्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, दोज क्रॉप्स which are genetically modified are grown in our Indian field, so our farmers get benefited. So this is called the genetic engineering crop based agriculture, जिसमें कि नेचुरल बायो इंसेक्टिसाइड के यूज़ किया जाए, नेचुरल बायो फर्टिलाइज़र के यूज़ किया जाए, ताकि किसानों को जो खाद, रासायनिक खाद खरीदने में और कीटनाशक खरीदने में जो पैसा खर्च किया जाता है उसकी बचत हो सके। सो द ग्रीन रेवोल्यूशन है सक्सेसफुल इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। हरित क्रांति ने निश्चित ही भारत में खाद्यान्न का उत्पादन को बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ाया है, बट इट इज़ नॉट एनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन लगातार बढ़ती जनसंख्या में तमाम प्रयास जो हैं वो कम पड़ जाते हैं। सो साइंटिस्ट हैव डिसाइडेड दैट यूज़ ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप इन पॉसिबल सॉल्यूशन। तो ये पूरी जो समस्या है, ठीक है, अधिक उत्पादन और जो हमारा अनाज है वो भी किस तरह का हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ताकि हमें एक ही फसल से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ प्राप्त हो सके। तो वैज्ञानिकों के ऊपर ये निश्चित ही एक दबाव है कि वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या GMO होते क्या हैं? डेफिनेशन है प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल, कोई भी हो, चाहे प्लांट हो, बैक्टीरिया, फंगस या एनिमल, जिसके जीन को अल्टर्ड किया गया है और मैनिपुलेटेड कर दिया गया है, उसको जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या करता है? क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक रेजिस्टेंस। एबायोटिक रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बहुत ज़्यादा सूखा, ड्राउट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, पानी बहुत ज़्यादा गिर गया है, रेनी कंडीशन है, या मान लो बहुत अधिक साल्टी सॉइल है, मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि एबायोटिक टॉलरेंस को बढ़ाना है, यानी कम पानी में भी फसल भरपूर उत्पादन दे, ज़्यादा पानी गिरने पर भी फसल के उत्पादन में असर ना हो, और यदि मिट्टी में साल्ट की मात्रा बढ़ गई है तो भी हमारा उत्पादन कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। रासायनिक खाद, रासायनिक पेस्टिसाइड, रासायनिक केमिकल, ये सब चीज़ें बहुत महंगाई लगातार इनकी बढ़ती जा रही है। 2008 में जिन कीटनाशकों की कीमत 2000 रुपये लीटर थी, आज वो 10 गुना यानी 20,000 रुपये लीटर तक मिलने लगे हैं। इस स्थिति में जब फसल का रेट नहीं बढ़ रहा है, लगातार केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का रेट बढ़ता जा रहा है, तो किसान की माली हालत जो है निश्चित खराब हो रही है। तो किसान क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड और बायो कंट्रोल एजेंट का प्रयोग फसलों में किया जा रहा है। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप्स हैं, GM क्रॉप्स, उनके अंदर इस तरह की टेक्निक यूज़ की जा रही है ताकि पेस्टिसाइड का हमको यूज़ ना करना पड़े, केमिकल पेस्टिसाइड का, बल्कि बायो पेस्टिसाइड का, नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाए, क्रिस्टल प्रोटीन के रूप में BT कॉटन का उपयोग किया जाए, BT का उपयोग किया जाए। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब होता है कि जो किसान की फसल है वो खेत से खलिहान हो, खलिहान से बाज़ार तक पहुँचते पहुँचते अधिकांश जो है फसल खराब हो जाती है। होता क्या है कि जैसे टमाटर खेत से टूटे आज और उनको मान लो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर जाना है, तो क्या होता है, नीचे जो टमाटर रखे रहते हैं कैरेट में, वो फूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और 100 किलो टमाटर पहुँचते पहुँचते 1000 किलोमीटर में मात्र 50, 60, 70 किलो रह जाते हैं। तो जो 20-30%, 20-30 किलो की हानि हुई है, वो हानि को रोकना है। प्लस मान लो जगह जगह से दूध इकट्ठा किया गया है और वो दूध
निर्धारित स्थान तक पहुंचने में पहले ही फट जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको खराब होने से रोकना, क्योंकि वो किसी काम का नहीं, किसी भी व्यक्ति के काम का नहीं है वो, तो उसको बचाना है। तो तमाम फल और सब्जियां, दूध जो कि हमें जो निर्धारित व्यक्ति हैं, उपभोक्ता हैं, वहाँ तक पहुँचने से पहले वो खराब ना हो, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज हाउस की तो आवश्यकता है ही, साथ ही जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा उनको इस तरह से मॉडिफाइड कर दिया जाए कि वो जल्दी से ख़राब ना हों। इसके बाद फोर्थ है इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। पौधे क्या है, बहुत कम मात्रा में मिट्टी में उपस्थित मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो उनकी क्षमता बढ़ाना है ताकि मिट्टी में उपस्थित अधिकतर मिनरल्स को वो अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। और लास्ट है एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, दैट मीन्स विटामिन ए इन रिच राइस, और इसे कहा जाता है गोल्डन राइस। क्या कहा जाता है इसको? गोल्डन राइस कहा जाता है, जिसमें विटामिन ए इन रिच राइस। इस तरह से नई फसल प्राप्त करना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस तरह की फसल प्राप्त करना जेनेटिक मॉडिफिकेशन GMO क्रॉप का उद्देश्य है। हाउ क्रॉप आर जेनेटिकली मॉडिफाइड? पहला है ट्रेडिशनल ब्रीडिंग। ठीक है, सभी फसलों में हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में क्रॉसिंग प्लांट एंड सिलेक्टेड ऑफस्प्रिंग, अच्छी नस्ल के पोलन ग्रेन, अच्छी नस्ल के ओव्यूल जिनमें प्लांट की हाइट अच्छी हो, फलियों का आकार बड़ा हो, फली के अंदर दानों का साइज बड़ा हो, फलों का आकार बड़ा हो, इस तरह के अच्छी क्वालिटी के मेल और फीमेल प्लांट को लेकर उनका पॉलिनेशन कराया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल ब्रीडिंग। सेकंड है म्यूटाजेनेसिस। म्यूटेशन के द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कई फसलों के अच्छी वैरायटी प्राप्त की है जिनमें डिसीज रेजिस्टेंस भी उत्पन्न हुआ है। आरएनए इंटरफ्रेंस का मतलब होता है स्विचिंग ऑफ सिलेक्टेड जीन विद आरएनए, यानी जो इंसेक्टिसाइड हैं उनके अंदर आरएनए से प्रोटीन बनने को रोकना है, डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाकर आरएनए को साइलेंस कर दिया जाता है जिससे वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता। फोर्थ है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, इंसर्टेड सिलेक्टेड जीन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड, जिसमें कि नाइट्रोजन इंड्यूसिंग जीन, निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन जो कि नाइट्रोजन को रूट में फिक्स कराता है, वो जीन हमें गेहूं, चावल और अन्य जो दलहनी फसल नहीं है उनके अंदर भी इस नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को इंड्यूस करके ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म तैयार किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें डिजायर्ड जो क्रॉप्स जो हैं वो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद बात करेंगे हम बीटी कॉटन। जनरली क्या होता है, वॉल वर्म जो रहता है वो हमारे कॉटन वॉल को पूरी तरह से खा के छेद करके नष्ट कर देता है। बीटी कॉटन में क्या होता है, जो बैसिलस थ्रुगनेंसिस है ये स्प्रे कर दिया जाता है, इसका स्पोर का स्प्रे कर दिया जाता है, और ये जब कीड़ा इसको खाएगा, वॉल वर्म इसको खाएगा, तो ये जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है ये प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में, और ये एक्टिव टॉक्सिन बाद में अल्कलाइन पीएच पर स्टमक की एपिथेलियल सेल को नष्ट कर देता है, और इस तरह से कॉटन बॉलवर्म की रक्षा हो जाती है। ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन जीन वे आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्रुगनेंसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट। जरूरी नहीं कि अकेला कॉटन हो, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, बीटी पोटैटो, बीटी कॉटन, सभी में ये टॉक्सिन को, जिसको क्राई प्रोटीन नाम दिया गया है, क्राई लिया गया है क्रिस्टल से, ये क्रिस्टल बनते हैं अल्कलाइन पीएच में स्टमक के अंदर, जो कि लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट जो कॉटन वॉलवर्म है उसकी इंटेस्टाइन में बारीक बारीक छेद कर देते हैं, जिसके कारण वो इंसेक्ट जो है वो मर जाता है। इट इज़ टारगेट ओरिएंटेड, स्पीसीज स्पेसिफिक, so it is not harm to the beneficial insect who are help in pollination। ये केवल लेपिडोप्टेरन को नष्ट करता है, ये हमारे हाइमेनोप्टेरन यानी हनी बी को नष्ट नहीं करता, और इस तरह से स्पीसीज स्पेसिफिक होने के कारण इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दे आर नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जांपल प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन क्राई फर्स्ट AC एंड सेकंड AB, ये कॉटन वॉलवर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट AC एंड सेकंड AB ये परीक्षा में बार बार आते हैं, नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्राई फर्स्ट AB और क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB कॉटन वॉलवर्म के लिए, और क्राई फर्स्ट AB है कॉर्न बोरर के लिए। क्राई फर्स्ट AB फॉर कॉर्न बोरर, ये ध्यान में रखिए आप।
So Bt toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect. इस तरह से ये Bt का छिड़काव करके हम फसलों को इंसेक्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट द नीड फॉर केमिकल इंसेक्टिसाइड। इस तरह हम बायो पेस्टिसाइड तैयार करते हैं। तो बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, पोटैटो और बीटी सोयाबीन, इसके कारण सोयाबीन में लगने वाले गर्डल बीटल, लीफ बीटल और तमाम प्रकार के इंसेक्ट से रक्षा की जा सकती है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की जहाँ तक बात की जाती है, नेमेटोड है मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया, इसका ध्यान रखिए आप। मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया जो है ये नेमेटोड रूट्स में पाया जाता है टोबैको प्लांट में, और ये टोबैको की फसल को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। तो इसके लिए टोबैको प्लांट क्या करता है, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी पेस्टिसाइड होगा, कोई भी इंसेक्टिसाइड होगा, वो हमेशा क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को, ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है जिसके सामने एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन इस तरह के नाइट्रोजन बेस रहते हैं, उसके सामने एक और आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री, ए के सामने यू, यू के सामने ए, सी के सामने जी, इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को डबल कर दिया जाता है। और अब ये डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रोटीन बनाने में सक्षम नहीं होता। दैट इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। So the method involves silencing of specific mRNA due to complementary double-strand RNA molecule that bind and prevent translation. That is called the silencing of mRNA. इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के रूप में भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फसलों में, और इस तरह से हमारे फसलों की रक्षा नेमेटोड इनकॉग्निशिया के द्वारा हो सकती है। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस, दोनों प्रकार के आरएनए बनाता है, सेंस और एंटी सेंस, और दोनों जो है हमारे इंसेक्ट के आरएनए के साथ मिलकर डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेंगे, और इस तरह आरएनए इंटरफेरेंस को साइलेंसिंग कहा जाता है। So the source of this complementary RNA could be from an infection by virus having RNA genome और mobile genetic element। ये पूछा जाता है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोजोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसपोजोन, दैट रेप्लिकेट विया एन आरएनए इंटरमीडिएट। तो क्या करेंगे, ये जो है आरएनए के अंदर ये डबल आरएनए पहुँचेगा और ये सेंस और एंटीसेंस दो प्रकार के आरएनए बनाएगा। तो ये आरएनए है किसका, ये लेपिडोप्टेरन का, और ये एक एमआरएनए डबल स्ट्रैंड होकर और क्या बना लेगा, ये अब प्रोटीन सिंथेसिस नॉन सेंस एमआरएनए बन जाएगा। अब इससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है। पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटीग्रेटिंग आरएनए। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन समझ लीजिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है। इंडिया में कम से कम 12 ऐसी मेडिसिन बन गई हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, जैसे कि इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, मनुष्य के डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ मेलिटस को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन इंसुलिन का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन ह्यूमुलिन के रूप में इली लिली कंपनी ने 1983 में करना शुरू किया था। सो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन कहलाती है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 सॉर्ट, दो प्रकार की चेन होती हैं, चेन ए और चेन बी, जो डाइसल्फाइड बैंड के ब्रिज के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। इन मैमल्स ये जो प्रो हार्मोन के रूप में बनती हैं, तो साथ में इसके सी पेप्टाइड भी रहता है। ये सी पेप्टाइड अलग करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इली लिली कंपनी ने क्या किया, उन्होंने अल्फा चेन और बीटा चेन को अलग अलग बनाया और दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया। इस तरह से प्राप्त इंसुलिन को ह्यूमन इंसुलिन कहा जाता है, ह्यूमुलिन कहा जाता है। तो सी पेप्टाइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये इसमें लिखा है, इली लिली कंपनी ने अल्फ़ा और बीटा चेन को बना के और इन दोनों को सिंथेसाइज कर दिया, आपस में मिला के रिकॉम्बिनेंट तैयार कर दिया। ठीक है, और बाद में इस रिकॉम्बिनेंट को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। बैक्टीरिया ने जैसे ही सेल डिवीज़न किया, बहुत अधिक लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया के डीएनए के साथ,
कॉपी तैयार हुई ह्यूमन इंसुलिन की और इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन बनके तैयार हो गया। ठीक है, जीन थेरेपी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।